नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। बौद्धों के क्षणवाद की इसलिए तारीफ की जानी चाहिए कि किसी भी आदमी की ज़िंदगी में अच्छा समय या बुरा समय सिर्फ एक क्षण भर में आता है और वो क्षण पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। कई बार वो पूरा का पूरा इतिहास बदल देता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ज़िंदगी में भी ऐसा ही एक क्षण आया जिसके बाद से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग उनके दिमाग में आया और इसी के बाद से गांधी न केवल अश्वेतों के नेता बन गए बल्कि भारत के कर्णधार भी बने और गांधी ने एक नया इतिहास रच करके दिखा दिया। तकरीबन 130 साल पहले 7 जून 1893 की सर्द रात को बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को गोरे अफ्रीकी रेल कर्मी ने पीटर मारिट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रेल के डिब्बे से निकालकर सामान सहित फेंक दिया। इसी घटना से या आप कह सकते हैं यहीं से सत्याग्रह का जन्म हुआ। यदि यह घटना नहीं हुई होती तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी नहीं बन पाते। भारत की आज़ादी में कितना समय लगता यह कहना कठिन हो जाता। गांधी की जिंदगी से इस घटना का बेहद करीबी संबंध है, यह सब जानते हैं। स्कॉटिश गद्यकार थॉमस कार्लाइन के कथन को याद कर लें कि वीरों का जीवन चरित्र ही इतिहास है। इसीलिए बापू युग प्रवर्तक बन गए। अश्वेतों का नूतन इतिहास रचा उन्होंने। गुलाम भारत के अवतार पुरुष बने। हाँ, अवतार पुरुष लौकिक शरीर में। गांधी जी के भारत आने के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान के उद्देश्यों को परिभाषित किया जा चुका था। आज़ादी हासिल करने के लिए शांतिपूर्ण और वैध उपायों का प्रयोग किया जाए। गांधी जी ने संशोधित किया, सत्यपूर्ण तथा अहिंसक कर दिया जाए। बापू कांग्रेस से अलग हो गए थे जब सम्मेलन ने यह संशोधन 1934 में नहीं माना। जवाहरलाल नेहरू भी प्रारंभ में हिचकिचाए थे, फिर कांग्रेसी समझ गए कि अंग्रेज चालाक हैं, सुगमता से न जाएंगे, न हटेंगे। कारण था कि ब्रिटिश नीति और शासन ने बड़ी संख्या में भारतीयों को अपना ऐच्छिक दास बना लिया था। पुलिस में, सेना में, सभी वेतनभोगी स्तरों पर 30 करोड़ भारतीयों पर 20,000 साम्राज्यवादी ताकतें राज्य कर रही थी। तभी इंडियन सिविल सर्विसेज ICS के रूप में महंगे आज्ञाकारी गुलाम अफसर चयनित हो गए थे। इनमें ब्रज कुमार नेहरू, रतन कुमार नेहरू इत्यादि थे, मगर जवाहरलाल नेहरू जेल में थे। अर्थात एक कश्मीरी पंडित ब्रिटिश सरकार में भी थे। बापू ने भारत छोड़ो सत्याग्रह का नारा दिया कि ब्रिटिश सेना को न एक भाई न एक पाई, मगर बहुत बड़ी तादाद में सिख, जाट और राजपूत आदि फौज में भर्ती हो गए थे। पुलिस में भी हजारों थे। अपने ही भारतीयों को त्रस्त करते थे, ये जुल्म ढाते थे। कुछ स्वाधीनता सेनानी भी थे पर ब्रिटिश राज के झंडा बरदार अधिक थे। शायद यही कारण था कि स्वाधीन भारत में नागरिक अधिकारों के लिए सत्याग्रह को परिष्कृत कर सिविल नाफरमानी कहना पड़ा था। मगर यह गांधीवादी शस्त्र इमरजेंसी 1975-77 में काफ़ी कारगर साबित हुआ। वह दौर दूसरी आज़ादी की लड़ाई का था। तब प्रश्न उठा था कि क्या आज़ाद भारत में सत्याग्रह वैध है। सत्ता से जवाब मिला कि नहीं। मगर जहां संख्या सुर के दम पर सत्तासीन दल निर्वाचित सदनों को क्लीव बना दें, असहमति को दबा दें, आम जनता पर सितम ढाएं, तो मुकाबला कैसे हो। इसीलिए लोहिया ने गांधीवादी सत्याग्रह को सिविल नाफरमानी वाला नया जामा पहनाकर एक कारगर अस्त्र बना डाला। इसमें वोट के साथ जेल भी जोड़ दिया। उनका बहुत लोकप्रिय नारा था, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। यही सिद्धांत लियान ट्रॉट्स्की की शाश्वत क्रांति और माओ जेडोंग के अनवरत संघर्ष के रूप में भी प्रचारित हुई थी। लोहिया ने इतिहास में प्रतिरोध के अभियान की शुरुआत को भक्त प्रहलाद और यूनान के सुकरात, फिर अमेरिका के हेनरी डेविड थोरो में देखी थी। अफ्रीका में बापू ने उसे देसी आकार दिया था। लोहिया की मान्यता भी थी कि प्रतिरोध की भावना सदैव मानव के हृदय तंत्र को झकझोरती रहती है ताकि सत्ता का दम और दम्भ आत्मबल को पंगु न बना दे। स्वाधीन लोकतांत्रिक भारत में सत्याग्रह के औचित्य पर अलग अलग राय व्यक्त होती रही है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनते ही निरूपित कर दिया था कि स्वाधीन भारत में सत्याग्रह अब प्रसंगहीन हो गया है।
उनका बयान आया था जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दिल्ली में नेपाली दूतावास के समक्ष सत्याग्रह करते हुए 25 मई 1949 को गिरफ्तार हुए थे। नेपाल के वंशानुगत प्रधानमंत्री राणा परिवार वाले नेपाल नरेश को कठपुतली बनाकर प्रजा का दमन कर रहे थे। ब्रिटिश और पुर्तगाली जेलों में सालों कैद रहने वाले लोहिया को विश्वास था कि आज़ाद भारत में उन्हें फिर इस मानवकृत नर्क में नहीं जाना पड़ेगा, मगर सत्याग्रही रूपी प्रतिरोध की कोख से जन्मा राष्ट्र उसी कोख को लात मार रहा था। अतः आज़ादी के आरंभिक वर्षों में ही यह सवाल उठ गया था कि सत्ता का विरोध और सार्वजनिक प्रदर्शन तथा सत्याग्रह करना क्या लोकतंत्र की पहचान बने रहेंगे अथवा मिटा दिए जाएंगे। लंबी अवधि तक सत्ता सुख भोगने वाले कांग्रेसियों को 1977 में विपक्ष में आने पर पता चला कि प्रतिरोध एक जन पक्षधर प्रवृत्ति है, इसे संवारना चाहिए। यह अवधारणा वर्षों में खासकर उभरी है, व्यापी है। अतः अब सिविल नाफरमानी ही सत्याग्रह का नवीनतम माध्यम है, जिसका मतलब है मानेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। जब तक कि जनतंत्र और लोकतंत्र मजबूत नहीं हो जाता, तब तक यह बुनियादी सवाल शाश्वत रूप में चलता रहेगा। इसके बिना सरकारों को कुछ भी समझा पाना, बता पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लोग सत्याग्रही हैं, जो सत्याग्रह करते हैं, जो सरकारों के बंद कान को खोलने के लिए हो हल्ला मचाते हैं, जो सविनय अवज्ञा करते हैं, वो सारे के सारे लोग बापू को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जब तक लोकतंत्र परिपक्वता के उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक यह जारी रखना जरूरी है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।